हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम, जो कि आपकी क्लास 11th का टॉपिक है। एनिमल टैक्सोनॉमी का बेसिक है। मैं 11th के साथ साथ यहाँ पर आपको जो यूजी का मैटर है वो भी यहाँ पे, क्योंकि इनकी मैं ऑर्डर वगैरह क्लासिफिकेशन तक मैं इसको करवाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये क्लास 11 से एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो है, उसका मैंने पूरा सार लिया है। इस वीडियो में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़रूरी है एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ एक फाइलम पोरीफेरा, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे बाकी अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और कंटिन्यू वीडियो देखते हुए उसके नोट्स बनाएं ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बात करते हैं हम एनिमल किंगडम की। अभी तक हमने बात की है प्लांट टैक्सोनॉमी की, कि प्लांट में हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो प्लांट में मैंने आपको जिम्नोस्पर्म तक पूरा पढ़ा दिया। एंजियोस्पर्म है वो 12th के टॉपिक के साथ हम पढ़ते हैं, तो वही हम देख लेंगे। बाकी हमने जिम्नोस्पर्म तक सब कुछ देख लिया। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और सारे फंगस हैं, प्रोटिस्टा है, वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ तो आज का जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम है। तो हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो विटेकर ने दिया था, और विटेकर ने हमें 5 किंगडम बताए थे। पहला किंगडम उन्होंने बताया था मोनेरा, जिसके अंदर हमने किसको रखा था? बैक्टीरिया को, सोल मेंबर जो होता है उसका। दूसरा हमने बोला था प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। तीसरा मैंने बताया था आपको फंगस, फंजाई। चौथा मैंने आपको बताया प्लांटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और पांचवा जो अब किंगडम है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमेलिया। तो एनिमल किंगडम की अगर कुछ खास बातें कि जो मैडम हर किसी के ऊपर लागू होगी, तो वो हर किसी पे लागू होने वाली बात ये है कि एनिमल जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। पहली चीज कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। सेल कैसी होगी? सब में यूकैरियोटिक सेल होगी। कोई एक्सेप्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ये कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉपिक होंगे, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे। तो ये 3 कमेंट जो है ये इसके मेन है कि ये तो सबके अंदर गुण देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेस बनाना पड़ेगा। जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो क्लास में अगर मुझे बच्चों का मुझे पार्टीशन करना है, तो मैं आप बोलूँ कि एक क्लास में जो यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं वो एक साइड खड़े हो जाओ, जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी वो एक साइड खड़े हो जाओ। तो मैंने यहाँ उनको क्लासिफाई किया, मैंने उनको अलग अलग किया। तो मैंने अलग अलग किस हिसाब से किया कि उन्होंने यूनिफॉर्म क्या पहन रखी, यूनिफॉर्म उन्होंने वेयर करी है या नहीं की है। इसी तरीके से मैं परसेंटेज की बेसिस पे कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उनको छांटने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए होगा कि मैं किस आधार पे उनको क्लासिफाई करूँ। कि मैंने उनके प्रतिशत के हिसाब से उनको आधार किया, उनके हाइट के हिसाब से मैंने किया, कैसे भी किया, मतलब कुछ ना कुछ आधार मुझे ज़रूरी है। तो इसी तरीके से एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए भी कुछ हमें आधार ज़रूरी है कि उनके बेस पे ही क्लासिफिकेशन होता है। तो वो यहाँ हम डिटेल में क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला आधार जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संगठन की कोटि। क्या बोलते हैं? जिसे हम संगठन की कोटि। आप इसे ध्यान से देखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो पूरे वीडियो को सुन रहे हैं, सिर्फ नोट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इस चीज़ को सुनो, बार बार रिकॉर्ड कर लो इसको, कैसे भी सुनो, क्योंकि इसी से आपको याद होगा। तो पहला आधार जो मैं एनिमल को क्लासिफाई करने का करूंगी वो है संगठन की कोटि। संगठन की कोटि इन द सेंस उनके शरीर के अंदर कौन सी चीज है जो कि मेन काम कर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करूं मैं एनिमल किंगडम में, तो पहला जो लेवल है वो सेलुलर। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर जीव है उसके शरीर में सिर्फ सेल है, और सेल ही आपस में मिलकर सारा काम करती है। सेल ने आगे मिलकर टिश्यू नहीं बनाए हैं। मतलब वहाँ पर जो भी एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, जितने भी बेसिक नीड है, लाइफ प्रोसेस है, वो सब कौन करेगा? सेल करेगा।
मतलब यहाँ पर मेन रोल किसका हो गया, सेल। तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और ये है आपको कहाँ, कौन से फाइलम में देखने को मिलता है, पोरीफेरा फाइलम के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो पहला फाइलम जो एनिमल किंगडम का है वो कौन सा है, पोरीफेरा। प्रोटोजोआ नहीं है, प्रोटोजोआ को हमने प्रोटिस्टा में पढ़ लिया है, ये गलती आप मत करना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या है, सेलुलर लेवल, मतलब इनके शरीर में सिर्फ सेल है और सेल मिलकर आपस में काम करती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, एडवांस करेक्टर आते हैं। एडवांस करेक्टर आते हैं, जैसे भाई फोन का पहले नोकिया 1100 वाला मॉडल आया था और अब देखो आईफोन पे सीरीज चल रही है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे नए नए फीचर्स जुड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जैसे जैसे विकास का क्रम चलता है हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और हम एडवांस होते चले जाते हैं। तो फिर बाद में जब इवोल्यूशन हुआ तो सेल ने आपस में मिलकर क्या बना दिया, टिश्यू। क्या बना दिए, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इनके शरीर में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन करते हैं, टिश्यू। क्योंकि यहाँ पर समान जो उत्पत्ति वाली और संरचना वाली जो कोशिकाएं थी उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, उत्तक। तो इनके अंदर कौन सा लेवल पाया जाता है, उत्तक कोटि का संगठन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जैसे मैंने ये नाम लिखे ना उसी सीक्वेंस में आपको ये याद करना है, याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया तो एनिमल किंगडम अच्छे से कर लोगे, आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ से जो पूछा जाता है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, सीधा आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर, जो कि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। फिर टिश्यू ने मिलकर आगे और एडवांस हुआ तो क्या बना दिए, ऑर्गन। मतलब इनके शरीर में ऑर्गन है लेकिन ऑर्गन ने अभी तक टिश्यू नहीं, सिस्टम नहीं बनाया है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज में। और प्लेटी हेलमिंथीज के बाद में जो एसके हेलमिंथीज से लेके आगे हम तक, मैमल्स तक, हमारे अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कि हमारे अंदर तंत्र बन गया है, जैसे हमारे अंदर पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, समान कार्य करने वाले अंग आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। तो हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है, अंग तंत्र का लेवल पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोरीफेरा सेलुलर, उसके बाद में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा टिश्यू, फिर प्लेटी हेलमिंथीज, फिर एसके हेलमिंथीज टू मैमल, ये आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल में देखने को मिलेगा। इसको आपको याद करना है, जब तक नहीं हो उसको रिपीट करो, क्योंकि इसी से आपके बेसिस बनेगा। तो पहली चीज मैंने क्या देखी, हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिट्री। देखो सिमिट्री क्या होता है, सम्मिति। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है, हिंदी से समझने से क्या मतलब है, शब्द को समझो। सम्मित का मतलब, जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हमारे मैथ के अंदर एक चैप्टर आता था, तो हम ये देखते थे कि सारे टीचर बोलता था ये ABCD लिखो और कोई ना कोई ऐसी लाइन खींचो जिससे कि इसको काटने से दो वो इक्वल पार्ट में कट जाए। जैसे ये ए है, मैंने A फॉर एप्पल लिखा, तो मैं इसको किस तरीके से कट करूं। जैसे अगर मैं इसको ऐसा सीधा कट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इससे मुझे दो भाग मिलेंगे और ये दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, ए जो लेटर है वो कैसा है, सममित है, वो सिमेट्रिकल है। क्या बोलोगे उसे, सिमेट्रिकल। मतलब इसको मैं किसी इमेजनरी, काल्पनिक रेखा से मैं इसको दो भागों में बांट सकती हूँ। ऐसे काटना नहीं है उसको, काल्पनिक है वो, इमेजनरी लाइन है। ठीक है, ऐसे में बी फॉर बॉल के लिए बोलूँ तो अगर मैं सीधा कट करूँ तो आपको दिख रहा होगा वो कटेगा नहीं, हमें कैसा कट करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल, दो भागों में ये बढ़ जाएगा। सी को बात करूँ मैं ऐसे कर दूंगी, डी की बात करूँ ऐसे करना। तो आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर एनिमल सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसमें सम्मिति है या नहीं है। तो सबसे पहले जो एनिमल आते हैं वो है एसिमेट्रिकल। मतलब ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके केंद्र में से जाती हुई किसी भी लाइन से अगर उसको काटो वो कभी भी दो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ सकते। दे डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। वो कभी भी दो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाहे उनको सीधे काटो चाहे टेढ़े काटो, मतलब आप चाहे उनको वर्टिकल काटो चाहे हॉरिजॉन्टल, कैसी भी लाइन आप इमेजिन कर लो, वो दो इक्वल हाफ में नहीं बढ़ सकते। इसके अंदर आएंगे आपके पोरीफेरा के मेंबर। कौन से आएंगे, पोरीफेरा के। और मैं बोलूँ ऑल नहीं लगाओगे आप, यहाँ मोस्ट लगाओगे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट वगैरह में ऐसे आते हैं और आजकल RPSC भी थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देने लग गए, तो आपको ध्यान में रखना है। और KVS वगैरह में तो नीट का ही पैटर्न फॉलो होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने वो जो पेपर दिया तो मुझे लगा कि ये तो पूरा नीट के जैसा ही पेपर है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
तो मोस्ट ऑफ द स्पंज आर एसिमेट्रिकल, मतलब पोरीफेरा सारे के सारे एसिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब यहाँ पर एक दो मेंबर ऐसे भी आएंगे जिसमें सिमेट्री देखने को मिलती है, वो कौन से हैं जब मैं बताऊँगी तब आपको बता दूंगी कि कौन से। ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन दो ऐसे मेंबर है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आगे जब हम फाइलम पढ़ेंगे तब मैं आपको और क्लियर उसके अंदर कर दूंगी। दूसरी जो सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के लिए हमेशा आपको ओ फॉर ऑरेंज को ध्यान रखना है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ओ को चाहे आप ऐसे काटो, मतलब यहाँ मैं बना के दी, चाहे आप इसको सीधा काटो, ऐसे काटो या ऐसे काटो, ये मैंने ढंग से नहीं बनाया, ऐसा मतलब बीच सेंटर से होती हुई किसी भी लाइन से आप इसको कट करो, ये हमेशा दो इक्वल भाग में कट जाएगा। तो वो जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होता है। व्हेन एनी प्लेन, ये देखो एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, जो कि बीच में से गुजर रही है, उस एनिमल को दो भागों में बांट देती है, तो वो एनिमल क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल होंगे सिलेंट्रेट, टीनोफोर और एडल्ट इकाइनोडर्म। एडल्ट इकाइनोडर्म, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स के अंदर दो तरीके की सिमेट्री होती है। तो आप यहाँ पे, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार जल्दीबाजी में हमें नहीं पता रहता। तो जो एडल्ट होंगे वो तो कैसे होंगे आपके, रेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन अगर जैसे कि मैं बात करूँ तारा मछली की बात करूँ, ठीक है, स्टार फिश की अगर मैं बात करूँ, तो इसको 5 अक्ष से मैं काटूंगी तो ये पेंटा रेडियल है, ठीक है, पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल इसमें देखने को मिलती है। तो एडल्ट में तो है, लेकिन जो लार्वा है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं होती। आ गई बात समझ में। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर किसी एनिमल को सेंटर से होती हुई किसी भी लाइन से काटने पर, किसी भी लाइन से काटने पर, इसका की टर्म है एनी प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो इसका आपको बता रखा है, हाइड्रा का एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रा में कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। और ऐसे क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं और आए हुए हैं, आप पीछे के पेपर देख सकते हैं। तो आपको इन पे फोकस करना, ये बेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आगे से कितना रट्टा मार लो, आपके कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको उसका ध्यान में रखना है। तीसरी सिमेट्री आती है आपके बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री आपको देखो डायग्राम में सब में देख रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकती हूँ, क्या तो मैं सीधी लाइन से कट करूँ या फिर मैं टेढ़ी लाइन से, चारों तरफ से कट कर रही थी, किसी से भी कर रही थी तो वो रेडियल था। लेकिन सिर्फ एक ही लाइन से कट करूँ और मुझे लेफ्ट और राइट हाफ बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल मिले, दायां और बायां भाग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर मिले, तो वो सिमेट्री कौन सी कहलाती है, बाईलैटरल सिमेट्री। जैसे अगर हम हमारे शरीर को बिल्कुल बीचों बीच से कट करेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, बराबर। आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखो टर्टल को, बटरफ्लाई को हम ऐसे कट करेंगे तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। देखो अगर मैं ऐसे करूँ तो नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ एक इसी वाली लाइन से क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में कट होगा। ऐसे ही आप ड्रोसोफिला, अपने आसपास में जितने भी एनिमल हम देखते हैं वो सब में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, आपको बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेट तक कौन सी सिमेट्री वाले होंगे, बाईलैटरल सिमेट्री। साथ ही साथ आपको अलग से एग्जांपल लिखना है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, उसके अंदर भी कौन सी सिमेट्री होती है, बाईलैटरल। ठीक है, एडल्ट में कौन सी थी, रेडियल, लेकिन लार्वा में कैसी है आपकी, बाईलैटरल। आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। ठीक, तो 2 पॉइंट हमने देखे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मैंने देखा सिमेट्री। लेवल में मैंने देखा सबसे पहले सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर मैंने बात की आपको सिमेट्री की, पोरीफेरा एसिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद के 3 जो 2 हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके, उसके बाद में जो 2 आपके आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा रेडियल हो जाएगा, और बाकी प्लेटी हेलमिंथी से आगे वाले कैसे हो जाएंगे, आपके बाईलैटरल सिमेट्री वाले हो जाएंगे। तीसरा जो मैं आधार बनाऊंगी वो है जर्मिनल लेयर। मतलब जब उसका भ्रूणीय विकास हो रहा था तब उसके अंदर कितनी लेयर बनी। जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे जब जाइगोट से के बाद में क्लीवेज होता है, उसमें ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुला, और गैस्टुला में 3 लेयर बन जाती है। तो इस गैस्टुला में कोई कोई एनिमल है उसमें 2 ही लेयर बनती है और कुछ कुछ में 3 लेयर बनती है। तो वो सभी जीव, वो सभी एनिमल जिनमें भ्रूणीय विकास के दौरान सिर्फ 2 लेयर बनती है उन्हें बोलते हैं डिप्लो, और जिनके अंदर 3 लेयर बनती है उन्हें बोलते हैं ट्रिप्लो। इजी बात है, ठीक है। तो 2 लेयर कौन कौन सी बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और यहाँ पे देखो, ये आपको ग्रीन, ये व्हाइट, ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये मीजोडर्म नहीं है, ये है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया का मतलब ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है।
अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब इसका अभी कोई भी काम फिक्स नहीं है। और जब ये मीजोग्लिया डिफ्रेंशिएट हो जाती है, देखो यहाँ पे इसकी डिजाइन बना दी, मतलब इनका काम फिक्स हो गया। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब काम फिक्स नहीं है और डिफ्रेंशिएटेड का मतलब काम फिक्स है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, मीजोडर्म। तो वो सभी जीव जिसमें सिर्फ 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक है। जिसमें 3 होती है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो ध्यान रखो, सिलेंट्रेटा और टीनोफोर, सिलेंट्रेट और टीनोफोर। उससे पहले पूरी फेरा, तो वहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सेलुलर लेवल है, वहाँ तो टिश्यू नहीं बने, तो ये कहाँ से बन के तैयार होंगे। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे लेकर मैमल्स तक सब कैसे होंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे 3 लेयर होगी, एक्टो, मीजो और एंडो। आपको डायग्राम भी ध्यान में रखना है, डायग्राम का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, नीट वाले बच्चे खासकर। ये देखो एंडोडर्म, ये मीजोग्लिया, और ये आपसे पूछा जाता है डायग्राम देख के, तो जहाँ पर आपको अनडिफ्रेंशिएटेड दिखे वो आपकी डिप्लोब्लास्टिक है, और जहाँ डिफ्रेंशिएटेड हो जाए मीजोडर्म बीच वाली, वो क्या है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीलोम की, कि सीलोम किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलोम की। तो चौथा जो पॉइंट होगा वो है सीलोम, और सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सीलोम का मतलब खाली जगह। कौन सी खाली जगह, देखो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मैं पूरा ऐसे समझाने के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी, और यहाँ क्या होगा, उसकी एलिमेंट्री कैनाल हमारे है ना ये, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की जो ये कैविटी है, जो खाली जगह है जहाँ पर हमारे अंग हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम। और इस सीलोम के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इट इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक द्रव्य भरा रहता है। और ये जो सीलोम होती है वो हमारी आहार नाल और हमारी देह भित्ति के बीच में पाई जाती है, मेटाजोवंस के इनके अंदर पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कैविटी के चारों तरफ किसकी लाइनिंग होनी चाहिए, मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, तभी वो सीलोम कहलाएगा। अगर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो उसे हम मीजोडर्म नहीं बोलेंगे, वो सिंपल कैविटी की कैटेगरी में आएगा, जिसके कुछ और फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि पूरी फेरा में स्पंजोसील, ठीक है, वो एक तरीके से कैविटी है, उसके बीच की खाली जगह। तो सीलोम का मतलब एक ऐसी कैविटी जो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है, जिसके चारों तरफ जो इसकी किसकी लाइनिंग होती है, मीजोडर्म। लाइनिंग का मतलब जैसे ये कोई चीज़ है, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये लाइनिंग, अगर इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये सेल की पूरी एक लेयर होगी, तो इसे हम लाइनिंग वर्ड बोलते हैं। सीलोम 3 तरीके की हो सकती है सीलोम के बेस पे एनिमल। सबसे पहले एसीलोमेट, ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम नहीं होती है उन्हें बोलेंगे एसीलोमेट। और यहाँ पर आपके एसीलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थेस तक जो भी है वो सारे क्या है, एसीलोमेट। और ज़्यादातर सिर्फ एग्जाम्पल हम प्लेटीहेल्मिन्थेस ही देते हैं, आपको ये ध्यान में ना, ये 3 नहीं भी बोलो तो चाहिए, आपको सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्योंकि इससे पहले हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ही चलता है, ऑर्गन लेवल चलता ही नहीं है, इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। और डिप्लो ट्रिप्लो वाली वो भी बात हो जाएगी, वो डिप्लो होते हैं, आप ये ट्रिप्लो, तो यहाँ तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो आप ये तीनों नहीं भी लिखो तो चलेगा, आपको सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस यहाँ पे लिखना है। बात करें स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब यहाँ पर केविटी, स्यूडो का मतलब बायो में होता है हमेशा नकली, मतलब जो आपको एक तरीके से मिसगाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कैविटी तो है, देखो बॉडी कैविटी तो है, लेकिन इस पे मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। और क्योंकि मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो हम इसे ट्रू सीलोम नहीं कहेंगे। और यहाँ पे जो हमें सीलोम मिलती है वो पाउचेस की फॉर्म में मिलती है, जगह जगह से गुच्छे से उसके क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो ये स्यूडोसिलोमेट आज तक का सबसे ज़्यादा सीलोम में से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल लिखो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड हायर एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इस पर बहुत अच्छे से आप स्टार लगा लेना, एसके हेल्मनथेस। बात करें लास्ट, सीलोमेट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट कहते हैं। और ये सीलोम जो होती है वो ट्रू सीलोम होती है, तो यहाँ पर ट्रू सीलोम पाई जाती है, क्योंकि किसकी लाइनिंग होती है, मीजोडर्म। पहली बार सीलोम किस फाइलम में चालू हुई, तो वो एनेलिडा, और लास्ट किस में, कॉर्डेट, जो अभी तक है, ठीक है, हम कॉर्डेट लास्ट है, तो एनेलिडा से कॉर्डेट तक सब किस में आ जाएंगे, सीलोमेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, उन्हें हम सीलोमेट एनिमल बोलेंगे। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपको अच्छे से ये चीज़ें देखनी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलोम के। देखो बनने के दो तरीके हैं, सीलोम दो तरीके से बन सकती है। क्या तो सीलोम अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बन रही है तो इसे हम बोलते हैं साइजोसील। क्या बोलते हैं इसे? साइजोसील। हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान मत होना, ये साइजोसील अगर आपको किताबों में दिखेगा तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, आपको इसका पर्टिकुलर हिंदी वर्ड नहीं आएगा, तो वो साइजोसील ही है। और ये क्या हो जाएगी आपके एंटेरोसील, ठीक है। तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ये जो तीन है वो साइजोसिलोमेट कहलाएंगे, और उसके बाद वाले इकाइनोडर्मेट से लेके कॉर्डेट्स तक वो क्या कहलाएंगे? एंटेरोसिलोमेट कहलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर गट पाउचेस के फ्यूजन से बनती है, भाई जहाँ स्प्लिटिंग से बनती है, साइजो मतलब स्प्लिट होना, जहाँ स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनती है वो साइजोसिलोम है, और जहाँ पर फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस से बनती है उसे हम एंटेरोसिलोम कहते हैं। इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स, कॉर्डेट्स सब इसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। तो आप देखो सिलोम में यहाँ ये ए सिलोम, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है। देखो यहाँ पे आपके ए सिलोम है, क्यों? क्योंकि सिलोम तो है लेकिन देखो यहाँ मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हो, ये आपके देखो एक्टोडर्म है, ठीक, ये वाला एक्टोडर्म है, ये आपका एंडोडर्म है, और बीच में देखो ऐसे पाउचेस से आपको दिख रहे हैं, तो ये गट पाउचेस है जिसके ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। इसे हम बोलेंगे स्यूडोस्लीम, जो किसमें पाई जाती है? एस्के हेलमिंथीज में। बात करें ट्रू सिलोम की जो एनेलिडा से है, तो ये देखो आपकी ये वाली जो जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, ये आपकी सिलोम है, जिसके चारों तरफ ये देखो ये जो लाइनिंग है वो किसकी है? मीजोडर्म की। जो आपको ग्रीनिश वाला पार्ट है वो क्या है? मीजोडर्म। तो पूरी तरीके से ये घुरी हुई है, तो ये सिलोमेट का डायग्राम है। डायग्राम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आज तक आरपीएससी में डायग्राम तो नहीं पूछे गए, पर क्या भरोसा, कोई और एजेंसी इसका पेपर कराने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। आप दिमाग में ये मत रखो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या, आरपीएससी में तो ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, आपको क्वेश्चन का कुछ नहीं पता। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो आप कर दोगे, कितना ही ईजी क्वेश्चन हो तो भी आप कर दोगे। लेकिन अगर माइंड में ऐसा सेट करके रखा ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ईजी आते हैं मैं तो रट लूँगा, तो रटोगे कितना? एक लेवल तक रटा जाएगा, उससे बाद में नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ ही रटा जाएगा, ऐसे रटा हुआ नहीं जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। साइजोसिलोमेट मैंने आपको बताया था कैसे बनती है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से। ये देखो स्प्लिट हो रही है मीजोडर्म, और इस तरीके से ये देखो ये बन के तैयार हो गया। और अगर एंटेरोसिलोम में बात करूँ तो ये देखो ऐसे पाउचेज बन जाते हैं, ठीक है, ये पाउचेज है, और इन पाउचेज का क्या होता है? आगे फ्यूजन हो जाता है, इसको हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ साइजोसिलोमेट, आपको ध्यान में रखना है साइजोसिलोमेट में कौन आता है भाई? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, और उसके बाद में जो भी बचे वो सब किसके अंदर आते हैं? एंटेरोसिलोमेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अभी तक हमने कितनी बात कर ली? देखो हमने लेवल देख लिया, सिमिट्री देख ली, हमने जर्मिनल लेयर देख लिया, और सिलोम देख ली, मतलब 4 हमने देख लिए। तो ये कौन से नंबर का बेसिस है? 5वें नंबर का आधार है, जो कि है बॉडी प्लेन। सबसे पहला जिसके अंदर सेल का झुंड बन जाए, सेल एग्रीगेट बन जाए, कोशिका का समूह बन जाए, वो किसमें भाई? कोशिकाओं का समूह किसमें बनेगा? जिसमें सिर्फ कोशिकाएं हैं, जिसमें टिश्यू नहीं बने, तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा स्पंज। दूसरा ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक का मतलब एक ऐसा एनिमल जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब इसकी बॉडी में एक सिंगल माउथ और एनस की दोनों एक ही ओपनिंग से हो रहा है। यहाँ पर माउथ और एनस अलग अलग नहीं है, सेपरेट ओपनिंग नहीं है, एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। यहाँ पे आप इसको अच्छे देख लो, ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ये आपके सिलेंट्रेट से लेकर प्लेटी हेलमिंथीज तक कैसे होंगे? ब्लाइंड सैक टाइप। तो जैसे आप प्लेटी हेलमिंथीज बोलो तो आप बोलोगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉडी प्लेन है? ब्लाइंड सैक। तो ये इस तरीके से इसके स्टेटमेंट याद करवाने में हेल्प करेगा, मैं पूरा बताऊंगी एंड में। नेक्स्ट आता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग होती है, एनस के लिए अलग ओपनिंग होती है, ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। निमेटी हेलमिंथीज, निमेटी हेलमिंथीज मतलब एस्के हेलमिंथीज को ही हम निमेटी हेलमिंथीज बोलते हैं। तो एस्के हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल हैं उनका बॉडी प्लेन होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको देखने को मिलती है। आपको ये बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कितने हो गए भाई? 5 हो गए। छठा जो बेसिस बनाएंगे वो है सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन का मतलब क्या है भाई, खंडी भवन, ठीक है, कितने बॉडी के अंदर खंड भरे हुए हैं, कितने इसके पार्ट हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको वो ध्यान में रखना है। एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। सबसे पहला सेगमेंटेशन का जो टाइप होगा वो होगा स्यूडोमेटा। मैंने कहा था स्यूडो का मतलब क्या होता है, नकली, मतलब हमें दिख रहा है कि शरीर बटा हुआ है, लेकिन वो सही मायने में उसे हम मेटामेरिक नहीं कहेंगे। ये आपको टीनिया सोलियम टैपवर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। मतलब शरीर बाहर से तो देखने पर विभाजित है पर अंदर से विभाजित नहीं है। और एक होता है मेटामेरिक। मेटामेरिक आपको एनेलिडा, मोस्टली आपको एनेलिडा का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर मैं इनको सुपरफिशियल बात, तो आप एनेलिडा के रेफरेंस में ये बात करोगे। बाकी आपकी ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। एनेलिड्स की बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन दोनों तरफ से होता है, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे आपने अर्थवॉर्म को डिसेक्ट किया होगा तो अर्थवॉर्म को बाहर से देखते हैं तो भी उस पर ऐसे लाइनिंग होती है, और अंदर देखते हैं तो भी बॉडी में लाइनिंग है। साथ ही साथ अर्थवॉर्म में, जब भी हम अर्थवॉर्म को पढ़ते हैं, केचुए को पढ़ते हैं, तो हम उसके शरीर के अंगों के हिसाब, शरीर के खंडों के नंबर के हिसाब से हम देखते हैं कि उसके अंदर 14, 15, 16 क्लाइटेलम होता है। उसका नर जनन अंग इस वाले खंड में होता है। उसके पहले खंड को पेरिस्टोमियम बोलते हैं, उससे आगे प्रोस्टोमियम होता है। तो हम उसके अंदर मतलब जो भी ऑर्गन पढ़ते हैं वो उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग है। तो वो एनिमल जिनकी बॉडी बाहर से, मतलब बाहर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही सेगमेंट में डिवाइड हो, और साथ ही साथ सीरियल रिपीटिशन ऑफ कुछ ऑर्गन्स का बार बार रिपीटिशन भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे हम ऑर्थोपोडा की अगर और ज़्यादा हायर लेवल की बात करें तो यहाँ पर हम सुपरफिशियल की बात करते हैं, आप ये ध्यान में रखना। सुपरफिशियल क्यों, जैसे हम बात करें इसकी कॉकरोच की, तो कॉकरोच का कभी आपने डिसेक्शन तो किया ही होगा, तब आपने देखा होगा बाहर से आपको लाइनें दिखाई देती है, लेकिन अंदर जब आप उसको डाइसेक्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता लाइन के अकॉर्डिंग। तो वो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। लेकिन एनसीईआरटी जो कह रही है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एनसीईआरटी की बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया, जहाँ क्या होंगे वो मल्टी सेलुलर। यहाँ 2 लेवल है, देखो सेलुलर और टिश्यू। सेलुलर लेवल जहाँ पे ना तो सिमेट्री है ना कोई सिलोम है, यहाँ पे कौन सा फाइलम आ जाता है, पोरीफेरा। बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। केवल टिश्यू वाली बात करूं तो केवल टिश्यू वाले में रेडियल सिमेट्री होती है, और ये आते हैं आपके सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, और यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं होती है, ध्यान में रखना है। बात करें आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, और यहाँ पे 3 कैटेगरी बन जाती है कि वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले जिसमें सिलोम नहीं होती वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें सिलोम फॉल्स होती है, स्यूडोसिलोमेट होती है, वो होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज, और जिनमें ट्रू सिलोम होते हैं उसके ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें भी 2 अगर मैं करना चाहूँ एडवांस में, तो ये होते हैं साइजो वाले, और ये 3 होते हैं आपके एंटेरो वाले। आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। बात करें एक बेसिस और बच गया, और भी है, जैसे नोटोकोड के हिसाब से हम बात करें। पहली बात तो नोटोकोड होती क्या है, हमारे डोर्सल वाले रीजन पे, जिससे कि हमारी आगे चल के रीढ़ की हड्डी बनती है, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि आगे जाके हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है, वो क्या कहलाती है, नोटोकोड। ये पूरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटोकोड मीजोडर्म से बनता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं तो इसलिए मैं आपको कह पाती हूँ। पेपर में चाहे तैयारी करूँ या नहीं करूँ, पेपर में ज़रूर देती थी, हमेशा पेपर देने की वो है। तो और लिए भी बहुत सारे बच्चों के, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें मेरा है कि नोटोकोड की अगर मैं बात करूँ तो ये मीजोडर्म से मिलकर बना होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और कौन सी साइड पे होता है, डोर्सल, पीठ वाला हिस्सा। हमारा जो पीठ वाला हिस्सा होता है वो डोर्सल होता है, और जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमेशा डोर्सल साइड में ये बनेगी। वे सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकोड नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, जो कि आपके पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक आएंगे। और जिनमें कॉर्डेट्स होती है
जिनमें नोटोकॉर्ड होती है वो क्या कहलाएंगे आपके कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कौन आएंगे आपके, आपके प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट सारे कॉर्डेट्स में आएंगे। तो पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट है और कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद रखना कि नोटोकॉर्ड किससे डिराइव होती है, मेसोडर्म से। कौन सी साइड होती है, डॉर्सल साइड होती है। कैसी स्ट्रक्चर, रोड लाइक। नोटोकॉर्ड से आगे जाके बनता क्या है, वर्टिबल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी। क्या बनती है, आपकी रीढ़ की हड्डी। और एक होती है अपनी नर्व कोड, और नर्व कोड से आगे जाके बनती है हमारी स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु बनता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी। आगे हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या है, सीधा सा हमें देखना है कि जो ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोपोर मतलब खाली जगह बन जाती है एक ब्लास्टूला के अंदर, ब्लास्टोपोर जिसे हम कहते हैं, उसका भविष्य क्या है, फेट का मतलब उसका भविष्य क्या है। इस ब्लास्टोपोर से अगर पहले मुंह बनता है, माउथ बनता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिएट, सीधा सा है। और अगर इस ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तो इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। बस ये ध्यान रखना, अगर उससे पहले आपके माउथ बने तो वो कहलाता है प्रोटोस्टोमिएट, और अगर उससे पहले एनस बने तो उसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। प्लेटीहेल्मिन्थी से लेकर मोलस्का तक आते हैं प्रोटोस्टोमिएट, और इकाइनोडर्मिटा से लेकर कॉर्डेट तक कैसा आते हैं आपके ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इजी है बिल्कुल, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर इसको इम्पॉर्टेंट का सेंस, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आगे आप फिर जो भी फाइलम पढ़ोगे आपको वो शब्द, वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी। जैसे मैं सीधा अगर प्रोटोस्टोमिएट बोल दूंगी तो आप एक बार सोचोगे कि ये है क्या, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो। इसलिए ये ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये लेवल और ये सब कुछ हम यहाँ पे एक मैं टेबल के थ्रू से बनाने की कोशिश करती हूँ, साथ के साथ हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की, शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद में मैं बात करती हूँ जर्मिनल लेयर की। उसके बाद में मैं बात करती हूँ जर्मिनल लेयर की, साथ के साथ करते रहते हैं, देखते रहो आप। जर्मिनल लेयर, पोरीफेरा चाहिए मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मिनल लेयर, फिर मैं बात करती हूँ सीलोम की। सीलोम के बाद में मैं बात करती हूँ सेगमेंटेशन की। मैं बात करती हूँ बॉडी प्लेन की। ठीक है, मैं बात कर नोटोकॉर्ड, और वो तो हो ही जाएगा, नोटोकॉर्ड वाला वो बार बार लेने की जरूरत नहीं है। एक मैं बात करती हूँ इसमें जर्मिनल क्या था ये लास्ट वाला, क्या था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसकी मैं बात करती हूँ। देखो यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा कि मैडम हम इसको कैसे पढ़ें। कुछ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं सीधे अपना, क्योंकि बच्चों को तो बड़ी जल्दीबाजी होती है, उनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेहनत ही नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म करना है, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि मैडम ऐसे ऐसे, तो देखो पोरीफेरा, उसके बाद में क्या आता है आपकी सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में कौन आया आपके टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में कौन आया आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर कौन सा आया आपके, उसके बाद में आया आपके एसके हेल्मिन्थीस। आपको राइटिंग थोड़ी सी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एसके हेल्मिन्थीस के बाद में आपके आया एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में ऑर्थोपोडा, ऑर्थो ही लिख रही हूँ मैं। फिर आया मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के बाद में 7, 8, 9, 10। इसके बाद में आया इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो लिख रही हूँ, 10, 11। फिर हेमिकॉर्डेटा, और फिर मैंने बात की कॉर्डेटा। अब इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, मार्कर बदल लेती हूँ मैं, इसके अंदर ग्रीन ले लेती हूँ। देखो बात करें पोरीफेरा में कैसा लेवल था, सेलुलर, सी लिख देती हूँ, सेलुलर। यहाँ कैसा था, बात करूँ पोरीफेरा की तो लेवल कैसा था, सेलुलर। सिलेंटेटा की बात करूँ तो कैसा था, टिश्यू। टीनोफोरा की बात करूँ तो कैसा था, टिश्यू, टी लिख देती हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करूँ तो ऑर्गन, और आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा डाउट होगा, ऑर्गन सिस्टम भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों लेके चलना, बाकी ऑर्गन ज़्यादा। और बाद में बात करो इन सब की, तो इन सब में कैसा होगा आपके ऑर्गन सिस्टम, कैसा होगा ऑर्गन सिस्टम। बात करें सिमेट्री,
बात करें सिमेट्री की तो पोरीफेरा में सिमेट्री नहीं थी, क्रॉस एसिमेट्रिकल। सिलेंट्रेटा में कैसी थी आपकी, रेडियल सिमेट्री। टिनोफोरा में कैसी थी, रेडियल। और बाकी सब में कैसी थी, बाइलेटरल। तो मैं बाइलेटरल के लिए क्या लिख रही हूँ, बी बी बी, यहाँ मतलब यहाँ पे सारों पे क्या आएगा आपके बाइलेटरल यहाँ पे आ जाएगा। इकाइनोडर्मेट में थोड़ा सा आपको देखना है। जर्मिनल लेयर कैसा था भाई, इसको हम बात ही नहीं करेंगे जर्मिनल लेयर की। सिलेंट्रेटा में कैसा था, डिप्लो। सीनोफोरा में कैसा था, डिप्लो। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से कौन सा चालू हो गया, ट्रिप्लो। तो यहाँ से पूरा नीचे तक कैसा जाएगा आपके, ट्रिप्लो। समझ में आ रहा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्या चालू हो गया, ट्रिप्लो। अब सब में ट्रिप्लो होगा, अब याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टार्टिंग वाले याद करने। सिलोम की बात करूं तो यहाँ बात मत करो, यहाँ मत करो, यहाँ मत करो। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा था, एसिलोमेट। एसके हेल्मिन्थेस कैसा था, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का कैसे थे, साइजो 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 साइजोसिलोमेट। और उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, यहाँ देखो इकाइनोडर्मेटा ये कैसा था, एंटेरोसिलोमेट। और बाकी सारे कैसे थे, एंटेरोसिलोमेट। आपको ये ध्यान में रखना है। बात करें सेगमेंटेशन की तो सेगमेंटेशन की आपको मेन बात करनी है एनेलिडा में। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ज़्यादा ध्यान में कुछ नहीं रखना है। बॉडी प्लेन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैसा था, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट। फिर मैं बात करूँ कैसा हो गया था आपके सेल एग्रीगेट के बाद में ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक। यहाँ पर भी ब्लाइंड वाला। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी कैसा था, ब्लाइंड वाला। और एसके हेल्मिन्थेस से कौन सा चालू हो गया था आपके, ट्यूब विद इन ट्यूब, जो कि आगे तक चला। ठीक है। बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तो एस आपकी एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मतलब ये तीन ट्यूब विद इन ट्यूब चालू हुआ। ये तीन कैसे थे, प्रोटोस्टोमेट। और बाकी के सारे कैसे थे, ड्यूटेरोस्टोमेट। बाकी के सारे कैसे थे, ड्यूटेरोस्टोम। तो आपको देख लो कितने कमेंट याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कमेंट ऐसे ही बोल दोगे कि पोरीफेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इनमें सिमेट्री नहीं होती है। जर्मिनल लेयर यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, सिलोम भी हम बात नहीं करेंगे, ट्रू कैविटी नहीं होती है, इनकी बॉडी में सेगमेंट भी नहीं होता है, इनका सेल बॉडी प्लेन सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। तो इस तरीके से आप ये बता दोगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की। इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी से आप इसको मैच कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी इफ नॉट बट कुछ नहीं मिलेगा, आप आराम से इसको कर लोगे। एक बार ये पूरा अच्छे से देखो, उसके बाद में कल तक कोशिश करती हूँ कि मैं पोरीफेरा और आगे का जो फाइलम है उसकी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।